वेल गाइस, आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मानवा जिसका एमसी अपनी एसोसिएशन लाइफ छोड़ना चाहता था, बट उसका बॉस देना चाहता था उसको रिटायरमेंट का गिफ्ट, इसलिए उसकी वाइफ को ही मरवा देता है। तो मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोला लुकिज्म की कुछ फोटो डाउनलोड करने के लिए, लेकिन मेरे सामने आई ये फोटो एंड मैंने इस बेटी की काफी सारी फोटो देखी और मैंने सोचा आखिर ये कौन सी मानवा है एंड मुझे पता चला इसका नाम है द रेड शैट। और एक अच्छा यूट्यूबर होने के नाते मैं ऐसी ऐसी मानवा को कैसे छोड़ सकता था, इसलिए आज से अपन लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी मानवा को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे किलरों को एंड अपने को वही सबर आ रहा होता है, काफी किलरों का डर, द पिनिकल ऑफ कोरियन किलर द रेड शैट। इसने अकेले ही पूरी कंपनी को संभाल कर रखा था, लेकिन अब ये सब छोड़ना चाहता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जिसका नाम होता है चा सियोक, जिसको बंदे रेड शैट बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको यूक ही बुलाएंगे। तो यूक भाई सब बोलते हैं मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ और मुझे रिटायरमेंट चाहिए। बॉस बताओ क्या मैं इसको जान से मार दूं? बट अपना यूक भी अपना नाइफ निकाल कर इससे फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी बॉस बोलता है सब लोग रुक जाओ, मैंने तेरे को आजाद किया क्योंकि मैं कोई खून खराबा नहीं देखना चाहता। एंड फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक बस को जिसमें अपने यूक भाई सब जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं मैंने अब अपना काम खत्म कर लिया और अब मैं घर जा रहा हूँ। तभी यूक कॉल पर बोलता है हेलो, आखिर मेरा छोटा चैंपियन क्या कर रहा है? उससे बोलना उसके डैडी उसको काफी मिस कर रहे हैं। इसने किक मारी, लगता है ये भी चाहता है कि आप काफी ज्यादा जल्दी घर आओ। कैसने सही में किक मारी? हाँ, वैसे आखिर तुम कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं यूक को जो अपने बच्चे की एक्सरे हुई हुई फोटो को देखकर बोलता है मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने छोटे चैंपियन की फोटो देख रहा हूँ। अरे ये सब छोड़ो क्योंकि बच्चा काफी ज्यादा जल्दी आने ही वाला है। बट हम देखते हैं यूक की एंगेजमेंट की रिंग में से एक चमक आती है और फिर हम देखते हैं इस बंदे को जो यूक के नाइफ से अटैक मारने ही वाला होता है, लेकिन यूक इसके अटैक को डोज कर लेता है। और यूक की वाइफ भी कॉल पर बोलती है आखिर क्या हुआ अभी हनी? बस के पैसेंजर भी इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं इसके पास तो नाइफ है, अरे हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मैं कोई फालतू लोगों को नहीं मारूंगा, इसलिए शोर मचाना बंद करो और जिसको उतरना है जल्दी से उतर जाओ इस बस में से, लेकिन तुझे छोड़कर। एंड ये सुनने के बाद अपना यूक भी अपनी वाइफ से बोल देता है क्या हनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं ये बंदा यूक पर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक को यूक डोज कर लेता है और उस बंदे का हाथ पकड़कर उसके मारते हैं काफी ज्यादा तगड़ा पंच, जिससे उस बंदे की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इतने में यूक उसके एक और पंच मारता है और उसका मुंह पकड़कर बोलता है आखिर तो कौन है? हाँ, तू मुझे पहचान भी नहीं सका, अभी तक तेरे को और लोग पकड़ने के लिए आएंगे। तेरे को क्या लगा तू ऐसे कंपनी छोड़ने के बाद बच जाएगा? एंडी सुनने के बाद यूक भी अपनी वाइफ को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता और इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यूक की वाइफ जिसका नाम होता है मीजू। एंड मीजू खाना बनाते हुए बोलती है खाना बस बन ही चुका है और यूक भी काफी जल्दी आने वाला है। लेकिन तभी दरवाजे पर आती है एक आवाज और मीजू दरवाजे पर जाकर बोलती है आखिर तुम कौन हो? एंड अपने को दूसरी तरफ से वॉइस ओवर आ रहा होता है मैं यहाँ आपके हस्बैंड से मिलने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है आपका हस्बैंड रिटायरमेंट ले रहा है। एंड मीजू भी ये सुनने के बाद दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो इस बंदे को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है एंड वो गिर जाती है। लेकिन ये बंदा मीजू के बाल पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही होता है जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में यूक को मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं यूक को जो काफी तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा होता है और वो दरवाजा खोलकर देखता है, उसको दिखते हैं यहाँ पर काफी बंदों के पैरों के निशान। एंड ये देखकर यूक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो घर के अंदर जाता है, लेकिन घर पर वही बंदा बैठा हुआ होता है। एंड ये बंदा बोलता है ओ तो तू आ गया ना, हाँ मुझे नहीं पता था कि तेरा बच्चा भी है, तो इसी वजह से तूने प्रेसिडेंट को धोखा दिया? हाँ मुझे तो ऐसा लगा था कि तू इन बेकार सी चीजों की केयर नहीं करता होगा। एंड यूक अपने साइड में देखता है और वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ होता है और वो बोलता है क्या प्रेसिडेंट को ये बात पता है? हाँ मुझे पता है प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, इसलिए मैंने उनसे पूछा नहीं क्योंकि ये मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे गेस करना चाहेगा क्या वो साली लड़की मरी होगी क्या नहीं अभी तक? इस बंदे कितना बोलते ही ये सभी बंदे यूक को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यूक एक बंदे का हाथ पकड़कर उसके हाथ को ही तोड़ देता है और उस बंदे के हाथ में से नाइफ छीन कर उसका काम 25 कर देता है। एंड वो दूसरे बंदे का भी एक कट मार देता है जिससे उसका भी काम 25 हो जाता है। लेकिन फिर यूक जीने की लकड़ी से टकरा जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर तीसरा बंदा मारता है उसके नाइफ से एक और अटैक, लेकिन यूक इस अटैक को डोज कर लेता है और उस बंदे के मुंह पर मारते करारा रहता एंड उसको जीने की लकड़ी में ही दे मारता है, जिससे इस बंदे का भी काम 25 हो जाता है। लेकिन जो बंदा जीने पर खड़ा होता है वो आता है तेज भागकर और यूक के मारते काफी तगड़ी लात, जिससे यूक चला जाता है दूसरे कमरे के अंदर और ये दोनों बंदे भी यूक को मारने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। बट अंदर तो यूक इन दोनों बंदों की ही फील्डिंग सेट कर देता है और ये देखकर ये बंदा बोलता है अब तो वही बंदा लग रहा है जिसको मैं जानता था, रेड शैट। चला जाओ अपन लोग
भी मजे करते हैं। दोनों अपने अपने हथियार लेकर एक दूसरे की फील्डिंग सेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बैच वाला बंदा यूग के नाइफ के स्लैश को डोज करने जा रहा होता है और सही मौके का इंतजार देखकर वो यूग के हाथ पर एक कट मार देता है, लेकिन यूग भी इस बंदे को पकड़कर सीधा टेबल में ही दे मारता है। एंड यूग टेबल में घुसाता है नाइफ और इस बंदे के मार देता है गर्दन पर एक कट, लेकिन ये भी बंदा यूग की गर्दन पर अटैक मारता है, लेकिन यूग इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बट हम देखते हैं उसके काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथ से उस खून को रोक लेता है और फिर दोनों लग जाते हैं एक दूसरे की फील्डिंग सेट करने के लिए। बट इस बंदे का हो जाता है बीच में ही खत्म और यूग भी इसके मुंह पर एक करारा सा नट्टा दे मारता है और इसको भी अपनी औकात का अंदाजा हो चुका होता है, इसलिए ये बोलता है मैं तुमको नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे को मार दो। और फिर यूग भी इस बंदे का काम 25 कर देता है और हम देखते हैं इन सभी बंदों को जिनका यूग ने काम 25 कर दिया था। एंड यूग भी एक कमरे के अंदर जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता है, यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं यूग की शादी का पैनल और जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी। एंड यूग अपने बच्चे की फोटो देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में यूग की वाइफ मर चुकी है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है फ्यूनरल होम पर। एंड यूग अपने बच्चे की फोटो और अपनी एंगेजमेंट रिंग अपने वाइफ के कोफिन पर रख देता है। एंड यूग वहीं खड़े होकर कॉल पर बोलता है किलर्स मेरे घर आए थे। और प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या तुमने उन सभी को मार दिया? हाँ, मैंने उनको मार दिया। ये मेरी गलती है कि मैंने एक पागल इंसान को रखा, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बट वो पागल ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी फैमिली था और अब तूने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, इसलिए अब तेरे पास और भी किलर आ रहे हैं तेरे को मारने के लिए। और ये सुनने के बाद यूग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ तेरे पास। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यूग और उसकी वाइफ की शादी का फोटो। बट अब उसी फोटो पर ब्लड लगा हुआ होता है और यूग भी उसके साइड से निकल रहा होता है और यूग ऐसे ही चलते चलते अपने घर का दरवाजा खोलता है और जाते हुए बोलता है मैं वापिस आऊंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपना सेब काट रहा होता है और सेब काटते हुए बोलता है कि ये मेन ब्रांच काफी ज्यादा पर्सनल हो गई है, पता नहीं एक बंदे को पकड़ने के लिए ये कितने लोगों का यूज करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि उस बैच वाले बंदे की टीम को उसने अकेले ही हरा दिया था, बट मैंने ये भी सुना है कि प्रेसिडेंट ने उसको पकड़ने का खुद ही ऑर्डर दिया। क्या वो उस बंदे की इसलिए केयर कर रहे थे क्योंकि वो उनका कजन था? अरे पता नहीं प्रेसिडेंट उस बंदे को क्या समझते हैं जो दूसरों को मारने के लिए गया था लेकिन खुद ही पूरा मर गया। ये यहाँ बैच वाले बंदे की बात कर रहे हैं जिसकी यूग ने अकेले ही फील्डिंग सेट कर दी थी, लेकिन इस बंदे का अभी भी वही सवार आ रहा होता है। वैसे देखा जाए तो उन मेन ब्रांच वाले बंदों पर कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उन पर काफी ज्यादा कनेक्शन है और इसलिए उस रेड शर्ट के पीछे तो पड़ेंगे ही। और ये सुनने के बाद टकला भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि लेजेंडरी किलर रेड शर्ट है और उसको और भी बंदे जरूर फॉलो करेंगे और वो अकेला ही बंदा एक वॉर भी स्टार्ट कर सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। और ये सुनने के बाद ये मोटा भी बोलता है कि अब साले टकले तो चुप रहा है, लोग बाग उस बंदे के बारे में ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं और वैसे भी वो पूरी कंपनी के अगेंस्ट है तो वो अकेला क्या ही कर लेगा। लेकिन तभी एक बंदा गेट खोलता है और हमें उसकी परछाई दिखाई जाती है, लेकिन तभी ये सारे बंदे उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना यूग होता है जो कि आते ही बोलता है क्या डायरेक्टर यहाँ है। बट बंदों की देखकर काफी ज्यादा फट जाती है और वो बोलते हैं साला ये तो रेड सेट है, क्या ये हम सबको मारने के लिए आया है? लेकिन ये यहाँ आया ही क्यों है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि ये हेडक्वार्टर के लोगों के पीछे गया होगा। लेकिन ये मोटा बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग, क्या तू अकेला आया है? मुझे नहीं पता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तेरे में काफी ज्यादा हिम्मत है। एंड वो ये बोलते ही यूग की कॉलर पकड़ लेता है, सभी लोग सुनो दरवाजे को बंद कर दो। लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका पेन नहीं होता और वो बोलता है बस अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं बाद में पछतावा भी हो सकता है। लगता है मेरे लड़के काफी ज्यादा भावुक हो गए थे क्योंकि तुम्हें हाल ही में काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही है ना। उम्मीद है कि तुम समझते होंगे। लेकिन ये मोटा थोड़े दिमाग से भी मोटी चर्बी का होता है, इसलिए बोलता है कि आप सीरियसली इस बात को जाने तो डायरेक्टर। लेकिन ये डायरेक्टर बोलता है कि अरे तुम इसको कॉफी दो, ये हमारा मेहमान है। और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर और यूग दोनों सोफे पर बैठने के लिए जा रहे होते हैं और डायरेक्टर बोलता है कि चलो बताओ मेरे को कि तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े रिटायरमेंट इंसान से क्या काम है। और ये सुनने के बाद यूग भी बोलता है कि वेल देखा जाए तो तुम्हारे HQ यानी कि हेडक्वार्टर में अभी भी काफी ज्यादा लोग हैं, उनसे कहो कि तैयार रहें और एक कार को बुलाओ, मैं प्रेसिडेंट ग्वेंग वून ली को मार दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन ये सुनने के बाद ये मोटी बुद्धि का इंसान बोलता है मुझे लगता है इस बंदे का दिमाग भी खराब हो गया दिखे। डायरेक्टर भी बोलता है कि तुम इस बातों से सिर्फ दूर रहो। सो रेड शर्ट तुम्हें थोड़ी सी देर नहीं हो गई है क्या? क्योंकि सक्सेसफुल होने की जंग पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकते हो कि मुझे जबरदस्ती ग्वेंग वून एंड द नेवली फैमिली ने बाहर निकाल दिया था और अब मेरे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं बची है। और ये बोलने के बाद डायरेक्टर अपने बंदे से सिगरेट जलवाता है और बोलता है इससे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि मैं तुम्हें ग्वेंग वून ली के हवाले कर दूं। और ये सुनने के बाद यूग भी बोलता है कि अरे ये कितना ज्यादा निराशाजनक है, तुझे अभी भी अपने छोटे भाई से डर लगता है? वेल डर लग रहा है क्या वो तेरी दूसरी भी टांग
टांग न काट दे। वैसे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें इसकी टांग नहीं, अब की बार कुछ और न कट जाए। मेरा मतलब यार हाथ वरना ये दोनों टांग कटवाने के बाद चलेगा कैसे। लेकिन ये सुनने के बाद इस डियोकमैन मोटू की काफी ज्यादा किलत जाती है। बोलता है कि अबे साले, और डायरेक्टर भी इसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन ये मोटू डियोकमैन नहीं मानता और दोबारा से यूक का कॉलर पकड़ लेता है। और मोटा बोलता है कि साले तू मुझे बहुत देर से परेशान करे जा रहा है। डायरेक्टर, इस बंदे से तुम मेरे को निपटने के लिए दे दो। ये तुमसे ऐसी गलत गलत कह जा रहा है और तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है, और वो भी दूसरों बंदों के सामने। और यूक को सोफे पे से उठाते हुए ले जाते हुए बोलता है कि चल साले तू मेरे साथ तेरे को तो मैं बताता हूँ। बट यूक उसके पीछे से चाकू दे मारता है। एंड ये देखकर मोटा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन यूक उसके लगातार पेट पर चाकू बजाया जा रहा होता है। और ये देखकर ये बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये मोटा अभी भी बोल रहा होता है कि अबे साले तू। और यूक उसके बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लेके जाता है एंड उसको टेबल पे डायरेक्टर के सामने मुंह दे मारता है उसका। और लगातार ऐसे ही मारे ही जा रहा होता है जब तक कि इस बंदे का काम 25 नहीं हो जाता। और ये देखकर तो इन सभी बंदों की भी फट गई होती है, लेकिन यूक बोलता है, देख बोंग बोंग, तूने काफी कुछ देख लिया, मेरे को जवाब दे। मैं तेरे छोटे भाई से निपटूंगा, लेकिन तू मेरे को बता कि हाँ या फिर नहीं। और हमें डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। डायरेक्टर का नाम है बोंग वोंग ली और ये प्रेसिडेंट गुएंग वोंग ली का बड़ा भाई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर की तरफ और यहाँ प्रेसिडेंट गुएंग ली किलरों के सामने चेयर पर बैठा हुआ होता है और बोलता है, अभी भी कुछ लोग गायब हैं। हम देखते हैं इस बंदे को, जो होता है ओक्स ऑफ द 12th ईस्टर्न ज़ोडिएक्स डिप्यूटी मैनेजर इलो चोई, जो कि बोलता है कि अभी ट्रिफ्लेटियां नहीं आए हैं। एंड द रेट ऑफ द 12th ईस्टर्न ज़ोडिएक्स का जनरल मैनेजर जेयोन सॉन्ग बोलता है, अरे ये कितना ज्यादा निराशाजनक है, प्रेसिडेंट ने हमें खुद पर्सनली बुलाया है लेकिन वो लोग फिर भी इनको इंतजार करवा रहे हैं। और मैनेजर सोंगजे पार्क बोलता है, उनमें कितने ज्यादा हिम्मत है। और फिर दरवाजा खुलता है और हम 3 बंदों को अंदर आते हुए देखते हैं, जो कि बोलते हैं, आखिर हमें ओल्ड मैन ने यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या उन्हें पता नहीं यहाँ पर आने में कितना ज्यादा खर्चा लगता है? शायद ये हाल ही में जो हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, इसलिए उन्हें हमारी जरूरत है। और इनों में से बीच वाला बंदा बोलता है कि तुम दोनों चुप रहो, मैं इतना नहीं देख रहा कि तुम मैनेजर के सामने हो, अपनी तमीज में रहा करो। प्रेसिडेंट गुएंग के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोलता है कि बहुत समय हो गया सर। और इन तीनों बंदों को ये बंदे भी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट गुएंग बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ। और ये बीच वाला बंदा बोलता है कि अरे हमें दोबारा से सिर्फ एक टीम में होने की जरूरत है, हम उसको जरूर हरा देंगे। हाँ। बट इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है युग पर, जिसको कार की चाबी मिल गई होती है और डायरेक्टर बोलता है, एक बार जब तुम गुएंग वोंग ली को खत्म कर दोगे तो तुम्हें नेविल फैमिली से भी निपटना होगा। मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या तुमने एक्सेप्ट किया है? लेकिन ये पक्का कर लो ना कि तुम मेरा साथ दोगे अगर तुम अपने भाई को मरवाना चाहते हो। एंड ये बोलते ही युग यहाँ से जा रहा होता है और गेट खोलते हुए बोलते हैं कि चलो हेडक्वार्टर पर मिलते हैं। हम देखते हैं डायरेक्टर बोंग को, जो कि अपने कटे हुए पैर को देखकर हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसा पासा पलटने वाला है। और फिर हम देखते हैं युग को, जो कि अपनी कार में मस्त होकर जा रहा होता है। बट युग कार के साइड मिरर में देखते हैं उसके पीछे काफी ज्यादा कारें आ रही होती हैं। एंड एक कार में तो ये ट्रिपल्स भी होते हैं, जो कि बोलते हैं चलो एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। एंड दूसरा बंदा बोलता है, अबे ये ख्याल तेरे को कहाँ से आया? और जो कार चला रहा हुआ होता है वो भी बोलता है कि अरे यार हम कब तक अपने हाथ से धोते रहेंगे, ये सही नहीं है यार। अरे ये सब छोड़ो, चलो हम लेटेस्ट कंसोल गेम खरीदते हैं। अरे यार तुम और तुम्हारे गेम्स फिर से नहीं। अरे लेकिन मेरे गेम में क्या खराबी है यार, तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा होते हैं और उसको धोने का कॉन्सेप्ट मेरा ही होता है यार। और ये ऐसे ही बात करते हुए बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि रॉक पेपर सीजर करके देखते हैं, वो बेहतर रहेगा। और ये तीसरा बंदा भी बोलता है कि अरे बस करो, मिशन पर फोकस करो, अगर ये हो गया ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दूंगा जो भी तुम चाहते हो। बट अभी के लिए गाड़ी चलाते रहो और रेड शर्ट पर ध्यान दो। लेकिन हम देखते हैं युग ने तो अपनी कार घुमा ली होती है और वो ट्रिपल एस की कार के सामने आ रहा होता है। और ये देखकर ड्राइवर वाला बंदा भी बोलता है कि अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है साला। और इनका तीसरा बंदा यानी कि मेन बंदा भी बोलता है कि चलो तुम तेज चलाओ। एंड वो भी तेज चलाने लगता है और ये दोनों एक दूसरे की कार के आमने सामने आने वाले होते हैं, लेकिन युग अपनी कार को उनके साइड में से ही निकाल लेता है। और ये देखने के बाद ड्राइवर वाला बंदा भी बोल देता है कि अरे क्या इसका थोड़ा सा पेच वेट ढीला है। और वो अपने बंदों से बोलता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, उसको पकड़ो यार। और ये सारे बंदे अपनी कार में से निकल जाते हैं और युग भी अपनी कार में से निकलकर अपने नाइफ को लेकर इनों से फाइट करने के लिए तैयार होता है। और ये सभी बंदे बोलते हैं कि अरे ये तो अकेला, चलो उसको पकड़ते हैं। और युग भी इनों से फाइट करने के लिए तैयार होता है। एंड 2 बंदों की तो फील्डिंग सेट करने वाला होता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होकर अपने को ट्रिपल्स लोग दिखा जाते हैं, जो कि बोलते हैं ओ हमारे साथ ही पीछे हट रहे हैं। और इनका दूसरा बंदा जो कि फोन चलाते हुए बोलता है कि वेल ये काफी ज्यादा पागल और कमजोर भी है, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं इनको अकेला हरा सकता हूँ। तुम उन सभी को अकेले हरा सकते हो? मुझे यकीन नहीं है यार। अबे यार तू काफी ज्यादा अपनी जबान चलाने लगा है यार। और फिर अपने को मेन बंदे का वॉइस ओवर आता है, जो कि बोलता है कि सैमसंग डोसेक अपने आप को तैयार कर लो। अबे यार फाइनली अब जाकर इनों का नाम तो पता चला, मैंने इतनी देर से बंदे बंदे चिल्लाई जा रहा था। वेल इनका मेन बंदा ये भी बोलता है कि आज के दिन में हम में से एक बंदा भी मर सकता है, हम इसको ऐसे ही संभाल
संभालेंगे जैसा हमेशा संभालते हैं, हम तीनों एक साथ काम करते हैं। और वो ये बोलकर कार में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो युग को देखते हैं जिसने अकेले ही इन सभी बंदों की फील्डिंग सेट कर दी होती है। और युग भी इन तीनों बंदों को देख रहा होता है, लेकिन तब इनका मेन बंदा बोलता है कि मार दो उसको। और युग और ट्रिपल एस एक दूसरे को मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन अपने को बताया जाता है कि द प्रेसिडेंट ट्रिपल एस, जब तुम इनसे लड़ते हो तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है उनका पिंसर अटैक। बट युग ने तो एक काफी ज्यादा तगड़ा पंच मार दिया होता है, लेकिन तभी उनका मेन बंदा आ रहा होता है और वो मारता है युग के पिंसर अटैक। और ड्यूसोक भी युग के पीछे से लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी युग नीचे झुक जाता है और ड्यूसोक की लात रखती है उसके भाई के मुंह पर। बट ड्यूसोक अपने भाई के फेस पर से कूद कर युग के पीछे आ जाता है एंड उसके शूज में होता है नाइफ, और वो उसी नाइफ को युग की कमर में दे मारता है। अरे वाह, मैंने एक अटैक मार दिया, लेकिन तभी युग उसके गर्दन को ही पकड़ता है और उसको जमीन में स्लैम दे मारता है, जिससे कि उसके सारे नाइफ जमीन में भी गिर जाते हैं। और युग उसके एक नाइफ को उठाकर बोलता है अपने मन में, उसने मेरी कमर पर काफी ज्यादा सही अटैक मारा है और मैं इस फाइट को जितना ज्यादा खींचता रहूंगा मेरे लिए उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, और मेरे से जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी करना होगा। और हम देखते हैं सैमसियोक अपने भाई ड्यूसोक से बोलता है, तेरे चाइना का क्या हाल है? अबे तेरा तो निशाना बिल्कुल एक बकवास है यार। और इनको ऐसे बात करते हुए देखते हुए इनका ट्रिपल एस का मेन बंदा भी बोलता है कि अबे यार घर चलकर बात करते हैं, यहाँ मत करो। बट सैमसंग अभी ड्यूसोक को बोलता है कि तू तो काफी ज्यादा खतरे में है, अरे अपनी बकवास बंद कर सैमसंग। बट इनका मेन बंदा भी बोलता है कि अबे यार आखिर तुम क्या कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो, रेड चैट को पकड़ो। हम देखते हैं इनका मेन बंदा और सैमसंग यूसुक के नाइफ से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यूसुक भी अपने नाइफ से इनके अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। बट पीछे से ड्यूसुक काफी तेज भागता हुआ आता है और उछल कर बोलता है, साले तू तो गया बेटे। एंड वो ये बोलते ही युग की टांग में नाइफ घुसा देता है, और इस मौके का फायदा उठाकर ट्रिपल एस का लीडर और उसका भाई सैमसंग भी युग के काफी ज्यादा कट मार देता है। बट युग भी इनके अटैकों को कैसे न कैसे करके ब्लॉक और डोज कर रहा होता है, और अपने मन में बोलता है, यार मैंने अपना ब्लड काफी ज्यादा लॉस्ट कर दिया, और अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा। देख कर लगता है ये सभी एक साथ फाइट काफी लंबे समय से करते हैं। इनमें से दो बंदे मेरे हाथों को बिजी करते हैं, तीसरा बंदा एक परफेक्ट टाइम पर मेरे पर अटैक करता है मेरे ब्लाइंड स्पॉट को देखते हुए। और जिस टाइम पर मैंने अपना ध्यान हटाया ना थोड़ा सा भी, तो मैं मर भी सकता हूँ। मुझे एक ओपनिंग चाहिए, चलो मैं देखता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। बट ये लगातार युग पर अटैक करे जा रहे होते हैं एंड युग भी पीछे होकर एक पूल पर टकरा जाता है। और ये देखने के बाद सैमसंग अपने मेन बंदे से बोलता है कि ये लगभग खत्म ही होने वाला है, इसके बाद तुम क्या करना पसंद करोगे? अभी इन बातों का समय नहीं है, और अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो तुम मर जाओगे। बट युग इस खंबे का सपोर्ट लेकर इनके अटैकों से बच जाता है। और ये देखने के बाद इनका मेन बंदा भी अपने मन में बोलता है, जीतना तो हमारे फेवर में ही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा क्यों कह रही है कि ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक शिकारी अपना शिकार को देख रहा है। मुझे पता नहीं क्यों, बट वो तो सिर्फ मरने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अपनी कमर को एक चट्टान पर लगाकर लड़ रहा हूँ। एंड ये अपने दोनों भाई सैमसंग और ड्यूसोक से बोलता है कि एकदम से मत जाओ, ये बेकार आइडिया है। और सैमसंग बोलता है कि अरे ये बस मर ही चुका है, लेकिन उनका मेन बंदा बोलता है कि नहीं सैमसंग। और फिर हम देखते हैं युग की आंखों को एंड भाई उसको अपना शिकार मिल चुका है, भाई डब्लू पैनल। एंड भाई युग सैमसंग की गर्दन ही पकड़ लेता है, जिससे युग की भी हालत खराब हो जाती है। और भाई युग सैमसंग के लगातार नाइफ से अटैक मारे जा रहा होता है। और ये देखने के बाद ट्रिपल एस का मेन बंदा और ड्यूसोक भी देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि रुको। और ये दोनों अपने नाइफ को फेंक देते हैं और दोनों अपने हाथ ऊपर कर रहते हैं। और ट्रिपल एस का मेन बंदा बोलता है, जो तुम चाहो हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज उसको मत मारो। और सैमसंग बोलता है कि गाइस उस गेमिंग सेंटर को खरीदने के बारे में सोचना भी मत, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कपड़े धोने से। बट युग अपने नाइफ से सैमसंग की गर्दन काट देता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों में से कोई भी एक यहाँ जिंदा निकलना चाहता है तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने वेपन उठा लो। और ये दोनों अपने नाइफ को उठा लेते हैं एंड युग पर ये अटैक मारने वाले होते हैं, लेकिन युग ड्यूसोक के अटैक को डोज कर लेता है। और फिर युग मारता है उसके फेस पर काफी ज्यादा तगड़ा पंच। और ट्रिपल एस का लीडर भी युग पर अटैक मारने वाला होता है, लेकिन युग उसके हाथों को रोक लेता है एंड फिर उसके मार देता है एक कट। और फिर लगातार कट मारने से उसका भी काम 25 कर देता है युग। और ये देखने के बाद ड्यूसोक काफी ज्यादा चिल्लाता है और वो बोलता है कि इल्सोक नहीं। और अपने भाई को ऐसा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन युग उसके मुंह पर मारते हैं काफी ज्यादा तकड़ी लात। गलती हो गई एंड भाई युग इसको भी मार देता है। और भाई युग रुकता नहीं है बल्कि लगातार नाइफ घुसाए जा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पर बंदे बोल रहे होते हैं टीम ए भी आ चुकी है और ट्रिपल एस को मिलाकर 18 बंदे हम खो चुके हैं और अब हमें रेड शेड के लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। जो भी बाहर खड़े हैं वो जरा थोड़ा सा ध्यान से रहो। एंड जिसके हाथ में वॉकी टॉकी होता है वो भी
बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, हमने उस पर नजर रख रखी है। वॉकी टॉकी में आवाज आती है कि आखिर वो किधर है, बट वो अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रेड शर्ट खड़ा हुआ होता है और वो वॉकी टॉकी में बोलता है सर वो तो बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और अगर तुम्हें ये मानवा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मानवा के और भी चैप्टर एक्सप्लेन करूं तो तुम्हें मुझे अपना सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि मैंने तो सोच रखा है कि मैं इस मानवा को हर संडे 30 या 40 मिनट के एपिसोड डालता रहूं। बट इसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बट अभी के लिए तुम मेरे राइट साइड उलचंग जनरेशन मानवा की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो और लेफ्ट साइड द क्रिमिनल ट्रांसफर स्टूडेंट मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे इन्हीं दोनों वीडियो में मिलता हूँ।